हेलो। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 4 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विंडोज़ एंड वेब सर्वर्स। इस चैप्टर में हम लोग अपने कंप्यूटर को किस तरीके से वेब सर्वर्स के रूप में यूज़ करके उसको उस कंप्यूटर से कैसे होस्टिंग करवा सकते हैं, ये सारा चीज़ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस की मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वेब सर्वर क्या है। तो वेब सर्वर जो होता है वो हमारा कंप्यूटर जो होता है उसी को हम लोग वेब सर्वर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मीन्स जो हम लोगों का कंप्यूटर होता है वही एक वेब सर्वर होता है, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स कोई दूर से कोई रिमोटली कोई यूज़र है और उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे कंप्यूटर से, तो वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है हमारे कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन के लिए, और हमारा जो कंप्यूटर है जो कि वेब सर्वर है वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और उस इन्फॉर्मेशन को वो जो क्लाइंट कंप्यूटर जो यूज़र है, क्लाइंट कंप्यूटर बैठा हुआ है, वो अपने वेब ब्राउज़र के ज़रिए हमारे इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर पाता है। और ये जो वेब पेज होता है वो सारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है क्लाइंट कंप्यूटर को। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाता है वेब सर्वर के थ्रू। मीन्स वेब सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। तो जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसको कैसे वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाता है, तो जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है कंप्यूटर में इंटरनेट के ज़रिए, वो प्रोटोकॉल्स के मदद से वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो वेब सर्वर वाले कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंच पाता है। मीन्स हमारे वेब सर्वर कंप्यूटर को उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है, तभी वो सारा इन्फॉर्मेशन सेंड कर पाता है क्लाइंट कंप्यूटर के पास। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स की मदद से ये सारा काम हो पाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का नाम लिखा हुआ है। FTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, बहुत सारा प्रोटोकॉल्स होता है। उस प्रोटोकॉल्स की मदद से ही सारा इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है। मीन्स वेब सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर में पहुँच पाता है। तो जितना भी वेब सर्वर होता है उसका एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग IP एड्रेस कहते हैं, और उसका एक अपना डोमेन नेम होता है। मीन्स जो वेब सर्वर है, जैसे कोई क्लाइंट कंप्यूटर पे बैठा हुआ है तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे कंप्यूटर से, तो उसको हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस जो है वो उसको वहाँ पे टाइप करना होगा, और उसको डोमेन नेम हम लोगों का कंप्यूटर का टाइप करना होगा, तभी हमारे कंप्यूटर तक वो कनेक्ट हो पाएगा और हमारे कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर पाएगा, ले पाएगा। ए सर्वर कंटेंट्स अ सर्वर इंस्टॉल्ड ऑन इट। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जितना भी सर्वर होता है उसके अंदर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंस्टॉल रहता है, और वही सारा सॉफ्टवेयर जो होता है वो सारे जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है उसको मैनेज करता है। मीन्स हम लोगों का जो वेब सर्वर हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से क्लाइंट कंप्यूटर में भेजने के लिए। तो हमारा जो भी कंप्यूटर के अंदर में MS विंडोज़ हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड रहता है, उसके साथ साथ हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है अपने आप। मीन्स हम लोग जैसे ही अपने कंप्यूटर में MS विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ IIS, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस करते हैं, वो उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। और यही जो IIS है, इसी के मदद से हम लोग का कंप्यूटर जो है वो वेब सर्वर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि यही जो है सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट कंप्यूटर को भेजने में, यही हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सेंड करने में। तो ये जो है हमारा कंप्यूटर एक तरीके से होस्ट की तरह काम करने लगता है। मीन्स कोई भी अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई आदमी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो जो आदमी है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको होस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का कंप्यूटर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसको होस्ट कहा जाएगा। तो वो होस्ट कंप्यूटर, जो सर्वर कंप्यूटर है, वो होस्टिंग का काम करता है और वो हमारे इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट कंप्यूटर्स तक भेजता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। सर्विस में बी इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन और एनी अदर फॉर्म इन सिंपल टर्म्स। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि एक अगर सिंपली अगर कहा जाएगा तो जो भी हम लोग अपने वेब ब्राउज़र में देखते हैं वो सारा जो है वेब सर्वर से होके आता है। मीन्स हमारा जितना भी कंप्यूटर के अंदर में क्लाइंट कंप्यूटर, मीन्स हम लोग कंप्यूटर पे जब भी इंटरनेट बैठ के चलाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा होता है वो वेब सर्वर से होके आता है।
तो यहाँ पे हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया वेब सर्वर का। अब आगे देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे चैप्टर में क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो हमारे कंप्यूटर में, हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले MS विंडोज़ का जो वेब सर्वर है जिसको हम लोग IIS के थ्रू चलाते हैं, उसका हिस्ट्री क्या है, वो कैसे कैसे शुरू हुआ, उसके फीचर्स को हम लोग देखेंगे, IIS के फीचर को देखेंगे, और हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ 7 के साथ IIS कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। मीन्स हम लोग का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर में IIS जो इंस्टॉल होकर अपने आप आता है, उसको IIS को उसके बाद कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मीन्स हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है वो इंस्टॉल होने के बाद IIS को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसका तरीका हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि कितने तरह का वेब सर्वर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके का वेब सर्वर होता है जिसके मदद से हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को वेब सर्वर से रिसीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके का इंटरनेट पर वेब सर्वर्स होता है। जैसे सबसे पहला बताया जा रहा है कि HTTP सर्वर होता है। तो HTTP सर्वर क्या काम करता है, अलग अलग सर्वर्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले HTTP सर्वर के बारे में बताया जा रहा है। तो HTTP सर्वर जो है, ये सारा HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स के जरिए जितने भी इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरे जगह में, मीन्स वेब सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर्स तक पहुंचते हैं, वो सारे HTTP सर्वर से होके पहुंचते हैं। इट हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट, मीन्स जो क्लाइंट कंप्यूटर से अगर HTTP वाला रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये HTTP वाले सर्वर से सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो पाएगा और वो स्टैटिक पेज के रूप में क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंच पाता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। दिस पेज रन्स ऑन द क्लाइंट इज़ ब्राउज़र, मीन्स यहाँ पे जो क्लाइंट कंप्यूटर के ब्राउज़र में जो भी चीज़ रन कर रहा है वो HTTP वाला रिक्वेस्ट से चल पाता है। और इसके अंदर में जो भी पेजेस होते हैं वो स्टैटिक पेजेस होते हैं, मीन्स उसके अंदर में बहुत ज़्यादा इमेज और मूविंग इमेजेस और बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट होता है इंटरनेट पर, वो सारा नहीं रहता है। HTTP वाले पेजेस में सिर्फ स्टैटिक पेज होता है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ रहता है, कोई भी चीज़ सारा मूव नहीं करता रहता है, उसको स्टैटिक पेज हम लोग कहते हैं। दूसरे तरीके का वेब सर्वर के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है FTP सर्वर। ये जो सर्वर होता है ये क्या काम करता है, ये दिस टाइप ऑफ सर्वर इज़ यूज्ड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर यूजिंग द इंटरनेट। और यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है वो इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इट यूजेज फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टू ट्रांसफ़र फाइल्स। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे फाइल एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता है उसको FTP के जरिए भेजा जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए ही भेजा जाता है। जो भी हम लोग डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं इंटरनेट पर वो सारा FTP के जरिए अपलोड होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे यह बात बताया जा रहा है। अब तीसरा जो सर्वर है वो है मेल सर्वर। मेल सर्वर में क्या होता है कि हम लोग जो भी मेल्स एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं या रिट्रीव करते हैं, लेते हैं, वो सारा मेल सर्वर के थ्रू ही हो पाता है। मीन्स हम लोग जितना भी ईमेल सर्विस देखते होंगे वो सारा मेल सर्वर वाले कंप्यूटर से ही हम लोग अपने मेल को भेजते हैं और रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन सर्वर जो होता है ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है जो कि डेटाबेस के रूप में रहता है। ये होता है हम लोग का एप्लीकेशन सर्वर। तो इतने तरह का सर्वर जो है इसका नाम हम लोग जान गए, अलग अलग तरीके का होता है जिसका अलग अलग इस्तेमाल होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। IIS का इंट्रोडक्शन क्या है। तो IIS है क्या, मीन्स जैसे पहले हम लोग सबसे पहले वेब सर्वर के बारे में जान गए और कितने तरीके का वेब सर्वर होता है उसके बारे में जान गए। अब आगे हम लोगों को देखना है कि IIS एक्चुअली में है क्या। मीन्स हम लोग जो IIS को इंस्टॉल करने वाले हैं अपने कंप्यूटर में, जिसके जरिए हम लोगों का कंप्यूटर जो है वो वेब सर्वर के रूप में इस्तेमाल होता है, वो IIS के हेल्प से ही होता है। तो IIS क्या है उसका इंट्रोडक्शन पहले जानना जरूरी है। तो IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस होता है, जिसको मैंने पहले बता दिया था पिछले पेज में। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर या इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस उसको कहा जा सकता है। ये जो होता है वो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहता है और इसके अंदर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है। और ये क्या क्या कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, तो ये सारे तकरीबन सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। HTTP हो गया, FTP हो गया, SMTP हो गया, NNTP हो गया, सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है वो आप लोग पिछले क्लासेस में भी जानते होंगे, ऐसे मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। प्रोटोकॉल जो होता है वो एक तरीके का रूल होता है जिसके जरिए इंटरनेट हम लोग चला पाते हैं
और एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होता है वो प्रोटोकॉल्स के जरिए ही ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो हम लोगों का वेब सर्वर है जिसमें IIS इंस्टॉल है, वो IIS जो है वो इन सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विंडोज सर्वर फैमिली ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि ये जो है हमारे विंडोज़ के फैमिली का ही एक पार्ट है। IIS जो होता है वो हमारे विंडोज़ के फैमिली का ही एक पार्ट है। मीन्स हम लोग का जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसी के साथ इसको क्रिएट किया गया है, विंडोज़ के साथ साथ इसको इस्तेमाल करने के लिए। IIS जो है वो IIS इज़ नॉट टर्न्ड ऑन बाय डिफ़ॉल्ट। मीन्स यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि IIS जो है जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर में विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ साथ IIS भी इंस्टॉल हो जाता है विंडोज़ के साथ, बट ये टर्न ऑन नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, जब भी IIS का हम लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, मीन्स हम लोग कंप्यूटर को वेब ब्राउज़र अगर बनाना है तो उसको सबसे पहले उसमें IIS को टर्न ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग टर्न ऑन करते हैं उसके बाद ही हम लोग अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर के रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये सारा कहाँ से होता है, ये कंट्रोल पैनल के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर में इसका सेटिंग होता है, जिसको हम लोग जाके ऑन करते हैं तभी हम लोगों का IIS जो है वो ओपन हो पाता है और मीन्स टर्न ऑन हो पाता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पेज में देखा था कि हम लोगों को IAS के हिस्ट्री के बारे में भी जानना है। तो IAS का हिस्ट्री क्या है, उसका एवोल्यूशन कैसे कैसे वो शुरू हुआ, वो सारा चीज़ इस टॉपिक में बताया जाएगा। तो जो सबसे पहला वेब सर्वर जो था वो कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, तो वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, तो यूरोपियन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT एकेडमी सेंटर, यहाँ एक ऐसा ऑफिस था जिसका नाम था ये यूरोपियन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT एकेडमिक सेंटर। यहाँ पे सबसे पहले वेब सर्वर के रूप में कंप्यूटर को इस्तेमाल किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के जरिए। ये जो था ये किस यूनिवर्सिटी का एक पार्ट था, ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड एक जगह है, वहाँ पे एडिनबर्ग नाम का एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में इस वेब सर्वर को इस्तेमाल किया गया था और इसको फ्रीवेयर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सारे लोगों को, ताकि सारे लोग इस वेब सर्वर के जरिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएँ। और यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जैसे ही EMWAC जो ये वाला यहाँ पे जो ऑफिस था, इस ऑफिस से जब सर्वर के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे यह बात बताया जा रहा है कि वाज अनएबल टू स्केल टू हैंडल द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक गोइंग टू Microsoft.com। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब शुरू में वेब सर्वर के रूप में इस्तेमाल किया गया था IIS को इंस्टॉल करके, तो उस समय क्या था कि उस समय ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया था कि इसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या हुआ कि IIS को फिर उसके बाद डेवलप करके उसको फिर से उसको रिलीज़ किया गया। तो कैसे कैसे IIS का वर्ज़न अपग्रेड हो के आते चला गया और किस किस विंडोज़ के साथ आया, तो उसके बारे में आगे में बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी वर्जन ऑफ IIS वाज रिलीज्ड आइदर अलोंगसाइड और विथ ए वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो जितना भी IIS के वर्जन को डेवलप किया गया और रिलीज़ किया गया वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ साथ रिलीज़ किया गया। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि विंडोज़ NT जब लॉन्च हुआ था तो उसके साथ फ्री एड ऑन के रूप में IIS 1 को लॉन्च किया गया था, उसके साथ उसको रिलीज़ किया गया था। विंडोज़ NT 4th वर्जन जब आया, ये विंडोज़ NT 3.1 था, विंडोज़ NT 4 के साथ साथ IIS 2 वर्जन को इसको अपग्रेड करके निकाला गया। फिर उसके बाद सर्विस पैक 2 और विंडोज़ NT 4th वर्जन के साथ इसको IIS 3 वाले वर्जन को इंस्टॉल किया गया और इसको रिलीज़ किया गया। फिर उसके बाद IIS 4 वर्जन आया। IIS 4 वर्जन जो था वो विंडोज़ NT 4 के साथ ऑप्शन पैक के रूप में इसको रिलीज़ किया गया। फिर उसके बाद IIS 5 वर्जन आया जो कि विंडोज़ 2000 के साथ उसको बेचा जाता था और उसको हम लोग डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते थे अपने कंप्यूटर में और उसको टर्न ऑन करते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैनेजमेंट एनहेंसमेंट जो भी था कंप्यूटर के अंदर में, जो भी मैनेजमेंट हम लोग सॉफ्टवेयर को मैनेज करते थे, वो सारा जो था वो अपग्रेड होकर आया था और एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट करता था बहुत अच्छे से। और उस समय जो प्रोटोकॉल आता था उसका नाम था WebDAV। तो ये सारा चीज़ वो सपोर्ट करता था। IIS 5 जो था उस समय में, जैसे हम लोग पिछले टॉपिक में भी देखे थे कि जो IIS है वो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। तो पहले के वर्जन जो हुए करते थे IIS के, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को IIS सपोर्ट नहीं करता था। तो उसमें कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता था, तो ये WebDAV प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता था उस वक्त IIS 5 जो है। फिर उसके बाद IIS 5.1 रिलीज़ किया गया जो कि विंडोज़ XP प्रोफेशनल के साथ उसको सेल करना शुरू किया गया और उसको विंडोज़ 5.1 को मीन्स IIS 5.1 को इस्तेमाल करना लोग शुरू कर दिए विंडोज़ 2000 वर्जन के साथ। फिर IIS का 6th वर्जन आया। IIS का जो 6th वर्जन था वो विंडोज़ सर्वर 2003 के साथ और विंडोज़ XP प्रोफेशनल 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ IIS 6 वर्जन को लॉन्च किया गया।
फिर क्या हुआ कि ए न्यू वर्कर प्रोसेस मॉडल हैज़ दैट इंक्रीज सिक्योरिटी एज वेल एज रिलायबिलिटी। और इस जो IAS 6 जो था उसमें जो सिक्योरिटी वाला जो ये मीन्स IAS 6 जो था वो सिक्योर भी था और ये रिलायबल भी था। मीन्स इसमें इंफॉर्मेशन का चोरी होना जो था वो बंद हो गया था और वो बहुत सिक्योरिटी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद आया IIS 7 वर्जन जो कि विंडोज़ विस्टा के साथ और विंडोज़ सर्वर 2008 के साथ इसको लॉन्च किया गया, इसको बेचा गया और उसके साथ सारे यूज़र्स यूज़ करना शुरू कर दिया IIS के 7 वर्जन को। ये जो था इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था ताकि जितने भी सरफेस अटैक होते थे और इंक्रीज परफॉर्मेंस मीन्स जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस था IAS के का जो परफॉर्मेंस था उसको इंक्रीज़ करके अपग्रेड करके इस IAS 7 को लॉन्च किया गया। और इसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस को, बहुत सारे सेटिंग को चेंज करके इसको लॉन्च किया गया ताकि जो जितने भी सारे कंप्यूटर्स को वेब सर्वर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है वो अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। allowing for simpler site deploys a new Windows form based management application, new command line management। बहुत सारे मैनेजमेंट वाले एप्लीकेशंस को और बहुत सारे मैनेजमेंट वाले ऑप्शंस को उसमें ऐड किया गया ताकि जो कंप्यूटर है वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। और ये .NET फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करता था। ये .NET फ्रेमवर्क क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। .NET जो है वो IAS में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे आप लोग जान जाइए। अभी .NET फ्रेमवर्क जो है वो भी IAS के साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर के रूप में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर उसके बाद IAS 7 जो है वो विंडोज़ के साथ जो लॉन्च किया गया था उसमें कोई लिमिट नहीं रखा गया। मीन्स बहुत सारे यूज़र्स एक साथ कनेक्ट हो पाते थे। यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ कनेक्ट होने के लिए। XP में ऐसा नहीं होता था और विंडोज़ जब XP के बाद लॉन्च हुआ तो विस्टा जो लॉन्च हुआ XP के बाद उसमें बहुत सारे यूज़र्स एक साथ कनेक्ट हो पाते थे और इसको बिजनेस के रूप में और कंपनी वाले जो थे वो सारे लोग इसको यूज़ कर पाते थे। विंडोज़ विस्टा अल्टीमेट वाला जो वर्जन आता था उसको बिजनेस के रूप में और कंपनी के जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता था और घर के लिए विस्टा होम प्रीमियम को यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे बहुत सारे विंडोज़ के वर्जन को दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से विंडोज़ के वर्जन को लॉन्च किया गया क्या क्या काम के लिए। तो यहाँ पे विंडोज़ होम प्रीमियम जो है वो घर के इस्तेमाल के लिए और विंडोज़ विस्टा अल्टीमेट जो है वो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया गया था और उसके साथ साथ IAS का जो 7th वर्जन है वो लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद लास्ट में IAS 7.5 लॉन्च किया गया विंडोज़ 7 के साथ, जो अब हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो आजकल विंडोज़ 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है बट विंडोज़ 7 के साथ IAS 7.5 को लॉन्च किया गया और उसको क्या किया गया कि बट इट मस्ट बी टर्न ऑन इन द साइड पैनल ऑफ प्रोग्राम एंड फीचर्स। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो IAS जो है उसके साथ साथ जो विंडोज़ 7 के साथ लॉन्च किया गया उसको टर्न ऑन करना पड़ता है तभी ये काम करना शुरू करता है। फिर विंडोज़ का सर्वर वर्जन 2008 वाला जो वर्जन लॉन्च हुआ उसके साथ IAS का जो 7.5 वाला वर्जन था उसको इम्प्रूव कर दिया गया और उसमें वेब DAV के साथ साथ वेब DAV एक तरीके का प्रोटोकॉल था जो हम लोग पिछले पैराग्राफ में देखे थे। तो वेब DAV वाला प्रोटोकॉल के साथ साथ FTP वाला भी प्रोटोकॉल सपोर्ट करने लगा IAS और फिर उसके बाद जो हम लोगों का कंप्यूटर था वो वेब सर्वर के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर दिया गया। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर टूल एंड प्रोसेस आइसोलेशन फॉर एप्लीकेशन पुल्स। यहाँ पे एप्लीकेशन पुल जो है ये टॉपिक के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि एप्लीकेशन पुल क्या है। एप्लीकेशन पुल जो है वो बस क्लाइंट कंप्यूटर को वेब सर्वर से जोड़ने में हेल्प करता है और इसको इम्प्रूव करके इसमें टूल्स में अपग्रेड करके इसको लॉन्च किया गया था IAS 7.5 के साथ। अब आगे हम लोग IAS के फ़ीचर के बारे में देखते हैं कि IAS का क्या फ़ीचर है जिसके चलते हम लोग IAS को इस्तेमाल करते हैं। तो IAS का बहुत सारा फ़ीचर होता है। सिक्योरिटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसका प्रोग्रामेबिलिटी हो गया, बहुत सारा फ़ीचर है जिसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला सिक्योरिटी। इसका सिक्योरिटी जो है ये बहुत तगड़ा होता है जिसके चलते हम लोग IAS को इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऑथेंटिकेशन जो होता है ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी होता है जिसके चलते IAS को इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो कम्युनिकेशन हो पाता है, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, वो सिक्योर होता है। मीन्स दूसरे यूज़र्स उसको देख नहीं पाते हैं। सर्वर गेटेड क्रिप्टोग्राफी होता है। मीन्स जो सर्वर जो कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है सर्वर के रूप में वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सर्वर के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो Kerberos वर्जन 5 का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कंप्लायंस जो है, मीन्स जो प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके जो वेब सर्वर IAS
के मदद से प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, वो कॉम्पैटिबल होता है, कॉम्प्लायंस होता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है। जैसे कि हम लोग अपने IAS के मदद से जो वेब सर्वर्स को इस्तेमाल करते हैं उसमें रीस्टार्ट करने का भी ऑप्शन होता है। मीन्स कभी हम लोगों का कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो उसको हम लोग रीस्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोगों का जो वेब सर्वर होता है फिर से रीस्टार्ट होकर फिर से अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। या फिर उसके बाद हम लोगों का जो भी डेटा होता है उसको बैकअप करने का भी सिस्टम रहता है, उसको रीस्टोर करने का भी सिस्टम रहता है, जिसके चलते हम लोग का डेटा जो है वो लॉस नहीं हो पाता है। और एरर मैसेज मीन्स हम लोग जो भी क्लाइंट कंप्यूटर से हम लोगों के इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट कंप्यूटर्स वाले यूज़र्स, तो उन सबको कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई दिक्कत आ गया है तो उस दिक्कत को शो करने के लिए एरर मैसेजेस के इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है, कोई दिक्कत आ गया है तो वहाँ पे एरर मैसेज चला जाता है कहाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, जिसके चलते यूज़र्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एक जगह दूसरे जगह जो बहुत सारे कंप्यूटर को से इस्तेमाल किया जाता है वेब सर्वर से कनेक्ट करा के, तो जो कंप्यूटर जो है वो रिमोटली बहुत दूसरे जगह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लाइंट कंप्यूटर जो कनेक्ट हो रहे हैं उन सबको सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करके कनेक्ट करवा पाता है ये IIS। टर्मिनल सर्विस भी एक तरीके का जो है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा अलग अलग फीचर जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे प्रोग्रामेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि एक्टिव सर्वर पेज को इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव सर्वर पेज को इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामेबिलिटी के लिए, मीन्स प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर में डाला गया है IIS में वो एक्टिव सर्वर पेज कंट्रोल करता है उसको। यहाँ पे डायनामिक जो पेजेस हैं उसको यूज़ किए करके और क्लाइंट कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक पेज का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे डायनामिक पेजेस का भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स भी शो कराए जाते हैं। प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू CGI, और CGI और API जो है उसके जैसा ही ये जो है हम लोगों का एक्टिव सर्वर पेज काम करता है। CGI और API क्या है वो उसके बारे में आप लोग आगे जो वीडियोस बनेंगे उससे आप लोग जान जाएंगे। प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल HTTP रिक्वेस्ट, और ये जो है हम लोगों का एक्टिव सर्वर पेज जो है वो HTTP वाले जितने भी रिक्वेस्ट आते हैं उन सबको अच्छे ढंग से उसको रिट्रीव कर पाता है और उसका अच्छे से रिस्पॉन्स क्लाइंट कंप्यूटर्स तक भेज पाता है। ये काम है एक्टिव सर्वर पेज का। द एबिलिटी टू कस्टमाइज कंटेंट ऑफ 4 डिफरेंट ब्राउज़र्स, और अलग अलग ब्राउज़र जो बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर वाले जो यूज़र्स होते हैं वो अपने कंप्यूटर से बैठ के इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाते हैं। उनके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र होता है उन सब के ब्राउज़र में हम लोगों का इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कंट्रोल सपोर्ट कर पाए, वो सारा जो है एक्टिव सर्वर पेज का काम है। मीन्स एक्टिव सर्वर पेज की मदद से जो भी क्लाइंट कंप्यूटर्स में अपने ब्राउज़र की मदद से हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाते हैं, वो एक्टिव सर्वर पेज सारा सपोर्ट करवा पाता है हमारे इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट कंप्यूटर तक भेज के, और क्लाइंट कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है उसमें वो सपोर्ट करवाता है हमारे इन्फॉर्मेशन को, ताकि वो क्लाइंट कंप्यूटर वाले यूज़र्स उसको सही तरीके से रिट्रीव करके उसको पढ़ पाएँ, उसका इस्तेमाल कर पाएँ। एप्लीकेशन प्रोटेक्शन की मदद से क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जनरेट होता है कंप्यूटर के अंदर में, और स्टार्टिंग पॉइंट की मदद से क्या होता है कि द डिफ़ॉल्ट वेबसाइट दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन यू इंस्टॉल इंटरनेट, जैसे ही हम लोग इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस को हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसके साथ साथ एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर में, जो कि एप्लीकेशन स्टार्टिंग पॉइंट के जैसा काम करता है। जैसे कि हम लोग IIS को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, उसके साथ एक वेबसाइट अपने आप जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और वही उसी को स्टार्टिंग पॉइंट कहा जा रहा है हमारे IIS का। एप्लीकेशन कैन शेयर इन्फॉर्मेशन द फाइल्स इन द एप्लीकेशन, और जो हम लोगों का वेबसाइट जो क्रिएट हुआ है डिफ़ॉल्ट वेबसाइट, वही इन्फॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह भेज पाता है। ADSI, administrators and application developers have ability to add custom objects, properties and method to the existing ADSI। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो भी क्रिएटर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो सारे अपने ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर पाएँ अपने IIS में, वो सारा चीज़ सपोर्ट कर पाता है हमारा IIS, हेल्प करता है। वो सारा जो ऑब्जेक्ट है वो वेब सर्वर में वाले कंप्यूटर में सारा जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता है वो सारा इंसर्ट करने में हेल्प करता है हम लोगों का IIS।
इंटरनेट स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कंप्लाइज विद द HTTP 1.1 स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग फीचर्स सच एज पुट एंड डिलीट। यहाँ पे मीन्स हम लोगों के डेटा को हम लोग पुट कर पाते हैं, इंसर्ट कर पाते हैं और उसको डिलीट भी कर पाते हैं। वो सारा चीज़ IAS हमको हम लोगों को हेल्प करता है पुट करने में, ऐड करने में और डिलीट करने में। IAS का ये काम है। अगर वो हम लोगों को हमारे डेटा को पुट करने में और डिलीट करने में हेल्प नहीं कर पाएगा तो हम लोग का जो भी डेटा है एक बार इंसर्ट हो जाएगा तो वो डिलीट नहीं कर पाएंगे हम लोग, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर तक जाएगा तो क्लाइंट कंप्यूटर वाले यूज़र्स को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि हम लोगों का जो एरर मैसेज है उसको हम लोग कस्टमाइज़ कर पाते हैं। मीन्स जो भी एरर मैसेज वहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर में क्लाइंट यूज़र जो बैठे हुए हैं दूर जगह पे, वो अपने क्लाइंट कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को क्या मैसेज भेजना है और क्या बताना है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है उन लोगों कंप्यूटर में, वो सारा सपोर्ट करने के लिए हम लोग अपने एरर मैसेज को अपने तरीके से लिख के रख पाते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर को भेज पाते हैं। जो भी उन लोगों कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुआ है, एरर क्रिएट हुआ है, वो एरर्स को बताने के लिए। मल्टीपल साइट्स, यहाँ पे हम लोग अपने जो कंप्यूटर हम लोगों का कंप्यूटर के साथ, जैसे शुरू में हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहाँ पर ये बात बताया गया था कि हम लोगों का जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर में IP एड्रेस होता है। हर एक कंप्यूटर का अपना IP एड्रेस होता है। तो हम लोगों का जो कंप्यूटर का वेब सर्वर का एक IP एड्रेस है, उसके साथ हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स एक IP एड्रेस है, बहुत सारे वेबसाइट्स को रन कराया जा सकता है, होस्ट कराया जा सकता है। न्यूज़ एंड मेल, यहाँ पे SMTP और NNTP के मदद से हम लोग अपने इंटरनेट मेल्स को या बहुत सारे सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह सेटअप करने में या भेजने में IAS हम लोगों को हेल्प करता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है। पिक्स रेटिंग, यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि बहुत सारे मैच्योर ऑडियंसेस होते हैं और बहुत सारे कम उम्र के लोग होते हैं, तो उन सबको नोटिफाई करवाता है IAS क्या चीज़ की मदद से, तो पिक्स के मदद से, कि प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेट कंटेंट सिलेक्शन जो है इसका फुल फॉर्म है, और इसके मदद से ये बताता है यूज़र्स को कि कौन सा कंटेंट जो वेब सर्वर में रखा गया है वो बड़े लोगों के लिए है या बच्चे लोगों के लिए है। वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजता है। ये पिक्स रेटिंग के मदद से हो पाता है। वेब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथोरिटी एंड वर्जनिंग, यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि एनेबल रिमोट ऑथर्स टू क्रिएट, मूव और डिलीट। जो भी यूज़र्स बैठे हुए हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स पे, वो सारे अपने फाइल्स को क्रिएट कर पाएँ, मूव कर पाएँ, डिलीट कर पाएँ। ये सारा जो फीचर है वो सारा फीचर भी HTTP कनेक्शन के ज़रिए क्रिएट हो पाता है। मीन्स वो लोग जो भी क्लाइंट कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं यूज़र्स, वो अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारा फीचर IAS के जरिए हो पाता है। FTP रीस्टार्ट, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। फाइल ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल के मदद से क्लाइंट कंप्यूटर में जो वो फाइल्स को डाउनलोड कर पाते हैं, तो जो कंप्यूटर में जो फाइल उन लोगों का आधा डाउनलोड हुआ है और फिर उसके बाद वो लोग नेक्स्ट बार जब अपने कंप्यूटर पे बैठ के फिर से उस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उन लोगों का जो डाउनलोड है वो वहीं से शुरू होता है। मीन्स शुरू से फिर से वो डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है, और जो भी जितना भी डाउनलोड हो गया है उसके आगे का डाउनलोड होना शुरू हो जाता है जब भी वो नेक्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर पर बैठते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि इंटरप्ट नहीं होता है उन लोगों का फाइल, और वो जो डेटा ट्रांसफ़र है वो वहीं से शुरू हो जाता है। HTTP कंप्रेसर के बारे में ये बात बताया जा रहा है कि प्रोवाइड्स फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ पेजेस। तो HTTP जो है इसके मदद से क्या होता है कि IAS जो है वो जितने भी पेजेस हैं वो बहुत तेज़ी से फास्टर तरीके से ट्रांसमिट हो पाते हैं वेब सर्वर से लेके क्लाइंट कंप्यूटर तक। मीन्स HTTP जो कंप्रेसर है वो हेल्प करता है कि जितने भी पेजेस हैं वो सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर तक बहुत तेज़ी से जा पाएँ। कंप्रेसर एंड कैचेज स्टैटिक फाइल्स एंड परफॉर्म ऑन डिमांड कंप्रेशन ऑफ डायनामिक जनरेटेड फाइल्स। और जितने भी फाइल्स जनरेट हुए हैं वो एक जगह दूसरे जगह पहुंच जाएं कंप्रेस करके। मीन्स जो फाइल कभी कभी क्या होता है, कोई फाइल सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंच नहीं पाता है, तो HTTP कंप्रेसर क्या करता है, उस फाइल को कंप्रेस करता है, छोटा कर देता है और वेब सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर तक उसको भेज देता है। तो ये HTTP
HTTP कंप्रेसर की मदद से होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन। एप्लीकेशन प्रोटेक्शन रिफर्स टू प्रोसेस इन विच एप्लीकेशंस आर रन। मीन्स हम लोगों का जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, वो एप्लीकेशन जो रन कर रहा है वो सही तरीके से रन कर पा रहा है कि नहीं, वो सारे एप्लीकेशन को रन कराने का जो काम होता है वो IIS के मदद से होता है। ये प्रोटेक्ट कर पाता है हमारे फाइल्स को सही ढंग से, ताकि हम जो क्लाइंट कंप्यूटर में जो फाइल जा रहा है वो सही ढंग से जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो IIS है उसमें 3 लेवल का एप्लीकेशन का प्रोटेक्शन होता है। मीन्स जो एप्लीकेशन वेब सर्वर्स के अंदर में डाला गया है, जो भी सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन डाला गया है, उसका 3 लेवल से उसका प्रोटेक्शन कराया जाता है। 3 लेवल से प्रोटेक्शन कराया जाता है, ताकि जो कंप्यूटर के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं कोई हैकर्स जो हैं उसको चोरी ना कर पाएँ। तो उसमें 3 लेवल का प्रोटेक्शन होता है, ताकि हम लोगों का डेटा सेफ रहे और सिक्योर्ड रहे। एप्लीकेशन कैन बी, यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है कि जो एप्लीकेशन कैन बी रन इन ए पुल्ड प्रोसेस। मीन्स हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वो पुल्ड प्रोसेस में यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि जो फाइल जो है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है या ट्रांसमिट होता है, वो पुल्ड प्रोसेस के जरिए ही ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि पुल्ड प्रोसेस के जरिए एप्लीकेशन को एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में रन कराया जाता है। अब परफॉर्मेंस जो है वो आखिरी हम लोगों का फीचर है IIS का, वो परफॉर्मेंस। देयर इज़ ए ट्रेड ऑफ बिटवीन परफॉर्मेंस एंड लेवल ऑफ एप्लीकेशन प्रोटेक्शन। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो जितने भी लेवल्स होते हैं एप्लीकेशन प्रोटेक्शन के लिए, उसके चलते हम लोगों का परफॉर्मेंस जो होता है वो हम लोगों का परफॉर्मेंस कंप्यूटर का, मीन्स कंप्यूटर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, मीन्स 3 लेवल प्रोटेक्शन डाल दिया गया है एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में। तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कंप्यूटर स्लो काम करने लगता है, उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो उसी तरीके से काम करता है, उसी तरीके से परफॉर्म कर पाता है। द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन इज टू रन, ये वाला फाइल जो होता है इन इन्फो जो फाइल है, ये वाला फाइल की मदद से ही जो कंप्यूटर है उसके अंदर में सेटिंग कराया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन कराया जाता है, ताकि हम लोगों का जो भी प्रोसेस होता है हम लोगों का के कंप्यूटर में, वेब सर्वर्स में, वो सारा अच्छे तरीके से काम कर पाए। जैसे कि पुल प्रोसेस हो गया, इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर में अच्छे तरीके से रन कर पाए। इसके मदद से जो हम लोगों का कंप्यूटर है वो उसका परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं पड़ पाता है, जो भी कंप्यूटर के अंदर में खराबी आती है। तो इसके साथ हम लोगों का ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक था हम लोगों का फीचर ऑफ IIS। अब हम लोगों को आगे देखना है व्हाट इज़ IIS। तो IIS एक्चुअली है क्या? IIS जो है वो एक तरीके का प्रोटोकॉल बेस्ड सर्वर है। मीन्स जो IIS है हम लोगों का इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर जो है वो एक तरीके का प्रोटोकॉल बेस्ड सर्वर है। मीन्स ये प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, और ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, जैसे HTTP, FTP, NTTP, SMTP। ये सारे इस प्रोटोकॉल्स की मदद से हमारे इन्फॉर्मेशन को सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल बेस्ड सर्वर है, और ये सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। तो जो IIS है, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो IIS हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का IIS जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विंडोज़ के फैमिली में ही इसको गिना जाता है। मीन्स विंडोज़ के फैमिली के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप किया गया है, उसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट IIS को भी इंस्टॉल किया जाता है, और उसी के साथ साथ ये हम लोगों के माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के साथ साथ ही ये बनाया जाता है, और ये उसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है हमारे कंप्यूटर में। तो IIS का पर्पज़ क्या है, इसको क्यों बनाया गया है? तो IIS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इसको कहा जाता है, और ये क्या करने के लिए बनाया गया है? तो ये हाई स्पीड और सिक्योर इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए बनाया गया है। मीन्स हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के वेब सर्वर वाले कंप्यूटर में, उसको क्लाइंट कंप्यूटर्स तक भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हाई स्पीड और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है वो हाई स्पीड में वेब सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर्स तक चला जाता है, और वो सिक्योर तरीके से जाता है। मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन को चोरी ना कर पाए, उस तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन को ये IIS एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में सर्वर से और क्लाइंट तक भेजने में हेल्प करता है। वाई आल्सो सर्विंग एज ए प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स एंड इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स। और ये क्या हेल्प करता है? जो भी डेवलपर्स हैं, कंप्यूटर के डेवलपर्स हैं, या जो भी सॉफ्टवेयर को बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं या वेंडर्स हैं, या मीन्स जो सॉफ्टवेयर को सेल करते हैं, उन सब को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है IIS, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सही तरीके से कम्युनिकेट होकर वो इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में क्लाइंट कंप्यूटर्स तक पहुंच पाए। तो विंडोज़ 7 में
IIS को कैसे इंस्टॉल कराया जा सकता है, मीन्स उसको कैसे टर्न ऑन हम लोग करा पाते हैं। हियर वी आर गोइंग टू लर्न द मेथड ऑफ टू इंस्टॉल। यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कैसे IIS को विंडोज 7 में इंस्टॉल किया जाता है। तो IIS जो वर्जन 7 जो होता है वो विंडोज 7 के साथ साथ इंक्लूडेड रहता है, और उसको हम लोगों को क्या करना होता है कि जैसे हम लोग विंडोज 7 को इंस्टॉल करते हैं, IIS 7 जो है विंडोज 7 के साथ कंप्यूटर में चला तो जाता है, बट वो इंस्टॉल नहीं होता है, उसको हम लोगों को इनेबल करना पड़ता है, उसको टर्न ऑन करना पड़ता है। तो टर्न ऑन करने का यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है। टॉपिक डिस्क्राइब, यहाँ पे टॉपिक जो है नीचे में स्टेप्स दिया हुआ है, इसके जरिए हम लोग को पता चल पाया कि हम लोग अपने कंप्यूटर में कैसे कंप्यूटर में IIS को इंस्टॉल कर पाते हैं, और इसके ज़रिए हम लोग अपने कंप्यूटर में इनेबल कर पाते हैं हमारे IIS को, ताकि वो रन कर पाए, और हम लोग अपने वेबसाइट को सर्वर के रूप में, हमारे कंप्यूटर को सर्वर के रूप में यूज़ करके और उसमें वेबसाइट क्रिएट करके दूसरे कंप्यूटर्स तक, क्लाइंट कंप्यूटर तक हमारे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जा सके ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर। व्हेन यू क्रिएट ए लोकल IIS वेबसाइट, जब भी हम लोग अपने IIS वाले वेबसाइट को, सबसे पहले वाले वेबसाइट को, या हम लोग अपने IIS में बहुत सारे वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फीचर होता है IIS में, जिसमें हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स को क्रिएट करके और क्लाइंट कंप्यूटर्स तक भेज पाते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे पेजेस का, फोल्डर्स के इस्तेमाल से हम लोग अपने वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, और वो किस फोल्डर में जाके उसको सेव किया जाता है। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर का नाम बताया जा रहा है, कहाँ पर वो जो फोल्डर होता है हम लोग का, जब भी IIS के अंदर में वेबसाइट क्रिएट होता है वो किस फोल्डर में जाके क्रिएट होता है। तो C ड्राइव में जाके जब हम लोग iNet pub नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर www रूट नाम का एक फोल्डर होता है, उसी के अंदर में हम लोग का वेबसाइट का सारा फाइल जो होता है वो उसी फोल्डर में जाके सेव होता है। तो कैसे IIS को इंस्टॉल किया जा सकता है, तो यहाँ पे स्टेप बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों को कंट्रोल पैनल ऑन करना होगा, ओपन करना होगा, और फिर उसके बाद हम लोगों को प्रोग्राम्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोग्राम्स होता है, कंट्रोल पैनल इस तरीके का होता है। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम्स का एक बटन होता है, प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि जैसे हम लोग प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो ये वाला विंडो खुलता है, और इस विंडो में जाके हम लोगों को टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ, यहाँ पे एक बटन होता है, उसको उस पर हम लोगों को क्लिक करना होता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि विंडोज़ फीचर का जो डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाता है, सामने आ जाता है, और वहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, एक्सपेंड इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। वहाँ पे आगे में बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे जो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ये टर्न ऑन वाले फीचर पे, तो यहाँ पे सामने में एक विंडो खुलता है। वहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ रहता है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। वहाँ पे एक प्लस का बटन होता है, उस प्लस वाले बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये जो इसका बहुत सारा इसके अंदर में फीचर होता है वो सारा एक्सपेंड होकर यहाँ पे दिखाई देने लगता है, वो आगे के इमेजेस में दिखाई देगा। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं प्लस पे, तो वो इस तरीके का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा यहाँ पे सेटिंग ऑन हो जाता है। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस के लिए बहुत सारा सेटिंग ऑन हो जाता है। तो उसमें हम लोगों को क्या क्या ऑन करना है ये आगे बताया जा रहा है कि एक्सपेंड वेब मैनेजमेंट टूल। इसमें हम लोगों को वेब मैनेजमेंट टूल को एक्सपेंड करना है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए इस प्लस वाले बटन पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो वेब मैनेजमेंट टूल का जो सेटिंग होता है वो ऑन हो जाता है। उसमें हम लोगों को क्या चीज़ पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे हम लोगों को IIS मेटाबेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक बटन है, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। IIS मेटाबेस और IIS 6 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, और इस जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स में हम लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे टिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है ये बात बताया जा रहा है। तो आगे में ये बात बताया जा रहा है कि हम लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस वाले पे क्लिक करना है। अब हम लोगों को दूसरे बटन पे क्लिक करना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस पे। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस है, इसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर पे हम लोगों को क्लिक करना होगा, उसको एक्सपेंड करना होगा, और वहाँ पे ASP और ASP.NET फीचर को क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ASP और ASP.NET को, यहाँ पे ASP है और यहाँ पे ASP.NET है, वहाँ पे टिक कर देना है इन दोनों पे। फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस को फिर से एक्सपेंड करके, वहाँ पे सिक्योरिटी को एक्सपेंड करके वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन जो है उसको ऑन कर देना है। यहाँ पे इमेज में वो बताया नहीं जा रहा है, यहीं पे इसके नीचे में होता है वो ये वाला जो बताया जा रहा है 6 पॉइंट में, वहाँ पे सिक्योरिटी को एक्सपेंड करके वहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन वाला जो चेक बॉक्स है उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो जो है वहाँ पे विजुअल स्टूडियो भी लिखा रहता है, उसको भी इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये सारा ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस को फिर से एक्सपेंड करके वहाँ पे कॉमन HTTP का फीचर होता है उसको भी चेक बॉक्स में जाके उसको ऑन कर देना है। फिर उसके बाद हम लोगों को ओके पे क्लिक कर देना है। लास्ट में ये वाला जो ओके वाला बटन है इसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का जो IIS है वो इंस्टॉल होने लगता है और वो कॉन्फ़िगर करने लगता है, मीन्स सेटिंग ऑन हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वो प्रोसेस होने के बाद फिनिश हो जाता है।
फिर उसके बाद हम लोगों को कंट्रोल पैनल को क्लोज़ कर देना होता है। हम लोग अपने कंट्रोल पैनल को क्लोज़ कर देते हैं, वो सारा IIS हम लोगों का इंस्टॉल हो जाता है उसी के साथ साथ, और हम लोगों का कंट्रोल पैनल जो खुला पड़ा है उसको हम लोग बंद कर देते हैं। फिर ओके पे क्लिक करने के बाद, ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है 10th पॉइंट में कि आफ्टर क्लिकिंग ओके इट विल टेक सम टाइम्स। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लेता है IIS को इंस्टॉल होने में, और जितने भी सारे फीचर्स को हम लोगों ने ऑन किया था यहाँ पे ऊपर में, वो सारा फीचर्स को ऑन करने में जितना भी टाइम लगेगा वो सारा प्रोसेस होके फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लोगों का जो IIS है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, फॉर दिस ओपन योर ब्राउज़र एंड नेविगेट, और ये चेक करने के लिए कि हम लोगों का IIS जो है वो ऑन हो गया है कि नहीं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हमारे ब्राउज़र को ऑन करना होगा। फॉर दिस ओपन योर ब्राउज़र और नेविगेट टू ये, तो हम लोगों को ब्राउज़र ऑन करने के बाद हमारे ब्राउज़र वाले जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स होता है एड्रेस बॉक्स, वहाँ पे जाके लोकल होस्ट लिखना पड़ता है, और जैसे हम लोग एंटर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का पेज खुल जाता है। और ये पेज खुलने के साथ साथ हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हम लोग का जो IIS है वो इंस्टॉल हो गया है हमारे कंप्यूटर में। पे आगे वाले टॉपिक में ये बताया जा रहा है हमारे IIS को दूसरे वेब सर्वर से कंपेयर किया जा रहा है कि कौन सा वेब सर्वर जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, और क्या क्या फीचर होता है इन सारे वेब सर्वर्स में, दूसरे वेब सर्वर्स में IIS के अलावा। तो सबसे पहले ये बात बताया जा रहा है कि मार्केट में 3 वेब ब्राउज़र जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे अपाचे, IIS और iPlanet। ये तीनों वेब ब्राउज़र्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, किया जाता है। फिर उसके बाद वेब सर्वर्स के बारे में बताया जा रहा है कि IIS के अलावा और भी बहुत सारे वेब सर्वर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और हम लोगों का जो IIS है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मीन्स विंडोज़ के साथ ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए हम लोगों को पैसा पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए एक टेबल बनाया गया है अलग अलग वेब सर्वर्स को, तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कौन कौन सा हम लोगों का वेब सर्वर यूज़ होता है। तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है उसके साथ हम लोगों का जो IIS वाला जो वेब सर्वर है वो यूज़ होता है, और यहाँ पे लाइनक्स और विंडोज़ के लिए अपाचे वाला वेब सर्वर यूज़ होता है, और सोलराइज ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, उसके साथ iPlanet वेब सर्वर यूज़ होता है। तो उसका कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट बताया जा रहा है अपाचे का, तो अपाचे का कॉस्ट $180 है, और iPlanet का कॉस्ट $1500 है, तो बहुत कॉस्टली। और यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि विंडोज़ का जो IIS है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये विंडोज़ के साथ अपने आप विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये इंस्टॉल हो जाता है। ये इसका परफॉर्मेंस जो होता है, जैसे ये जो पहला अपाचे जो है इसका परफॉर्मेंस बहुत स्लो होता है, IIS का परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होता है, और ये इन सब से फास्टर होता है, मीन्स अपाचे से भी फास्टर होता है। नहीं, यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि अपाचे से फास्टर है बट IIS से स्लोअर होता है। इसका परफॉर्मेंस स्टैटिक डॉक्यूमेंट के रूप में इस तरीके का होता है, बट ये डायनेमिक डॉक्यूमेंट अगर उसमें डाला गया है तो अपाचे स्लो होता है, ये एक्सीलेंट होता है, और ये भी एक्सीलेंट होता है। CGI के बेसिस पर परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो ये बेस्ट होता है, ये स्लो होता है, और ये स्लो बट फास्टर देन IIS। ये IIS से फास्ट होता है बट इससे स्लो होता है, ये बेस्ट, इसका बेस्ट, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। फिर ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, सबको मिला के, सारे परफॉर्मेंस को मिला के देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस गुड है, और इसका परफॉर्मेंस बेटर है, बेस्ट है, और इसका परफॉर्मेंस बेटर है। अब टोटल कॉस्ट के बारे में देखा जाए तो ये गुड है, ये बेस्ट है, और ये फेयर है। ये कंपैरिजन टेबल हो गया है दूसरे सारे वेब सर्वर्स के साथ साथ। अब आगे का हमारा टॉपिक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेज का टॉपिक है, ये आखिरी टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का, इसके साथ हम लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ASP जो है वो एक तरीके का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसके ज़रिए हम लोग अपने पेजेस को क्रिएट करते हैं। तो एक्टिव सर्वर पेज, जैसे इसका नाम है, ये एक तरीके का पेज होता है जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से लिखा जाता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि वाज माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन, मीन्स जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो सबसे पहले बनाया गया था, वो सबसे पहले इसी को बनाया गया था, जो कि डायनामिक जनरेटेड वेब पेज जो होता है उसको जनरेट करने के लिए। इसलिए सबसे पहले इसको IIS के साथ सबसे पहले इसको एड ऑन के रूप में लाया गया था, मीन्स एड ऑन के साथ इसको इंस्टॉल किया जाता था। मीन्स जैसे ही IIS इंस्टॉल होता था उसके साथ साथ ASP भी इंस्टॉल हो जाता था, और विंडोज़ NT वर्जन 4 वाला जो ऑप्शन पैक था उसके साथ ये इंस्टॉल हुआ करता था, और इसको फ्री कंपोनेंट के रूप में विंडोज़ सर्वर में इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, तो ये एप्लीकेशन वाला ऑब्जेक्ट, ASP एरर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इन सब फीचर्स को ये सपोर्ट करता है ASP। जैसे में रिप्रेजेंटेशन दैट मेंटेन्स एंड द स्टेट ऑफ व्हाट आर वेरिएबल फ्रॉम पेज टू पेज, मीन्स एक पेज से दूसरे पेज में किस तरीके से
पेजेस को सपोर्ट करना है, कनेक्ट करना है, ये सारा काम जो होता है वो ASP करता है। मीन्स ASP जो होता है वो एक तरीके का पेज ही होता है और ये सपोर्ट करता है एक दूसरे पेजेस में, इसको जोड़ के रखता है, इसका यही काम है। द एक्टिव स्क्रिप्टिंग इंजन सपोर्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल enables ASP वेबसाइट टू एक्सेस फंक्शनलिटी इन कंपाइल्ड लाइब्रेरी सच एज DLS। मीन्स यहाँ पे एक लाइब्रेरी के रूप में इसको बना दिया जाता है वेबसाइट के अंदर में, और जैसे कि DLL जो होता है वो एक तरीके का लाइब्रेरी होता है जो कि ASP वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए बनाया जाता है। अब आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि ASP का भी अलग अलग वर्जन आता है। तो जो ASP2 जो है वो ASP3 से अलग नहीं है, बट इट ऑफर एडिशनल एनहेंसमेंट सच एज, बट ASP3 वाला जो वर्जन था उसमें अलग फीचर ऐड कर दिया गया था, जैसे सर्वर हो गया, ट्रांसफ़र मेथड हो गया, सर्वर एग्जीक्यूटिंग मेथड हो गया, ये सारा चीज़ ऐड कर दिया गया था ASP के थर्ड वर्जन के साथ। एनहेंसमेंट ASP एयर ऑब्जेक्ट ASP3 ऑल्सो एनेबल्स बफरिंग बाई डिफ़ॉल्ट, और ASP3 के साथ बफरिंग को भी इंस्टॉल कर दिया गया था। बफरिंग इंस्टॉल करने से क्या होता था कि जो क्लाइंट कंप्यूटर पे जो यूज़र बैठा हुआ है उसको अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाए, इसलिए उसमें बफरिंग ऐड कर दिया गया था। और जो यूज़ था IIS के साथ में, जब ASP को यूज़ किया जाता था तो ये IIS के सारे वर्जन्स को सपोर्ट करता था। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, इज करंटली सपोर्टेड ऑन ऑल सपोर्टेड वर्जन्स ऑफ IIS के जितने भी सारे वर्जन्स थे उन सब के साथ IIS पेज को सपोर्ट, IIS जो पेज है वो IIS जो हम लोगों का वेब सर्वर है उसके साथ ASP का सारा पेज सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, द यूज ऑफ ASP पेज विल बी सपोर्टेड ऑन विंडोज़ 8 फॉर मिनिमम 10 ईयर्स। तो विंडोज़ 8 के साथ जब ASP को यूज़ किया जाएगा तो मिनिमम ये 10 ईयर्स तक इसके साथ काम कर पाएगा। ASP का फीचर क्या होता है, तो ASP का बहुत 2-3 फीचर के बारे में बताया जा रहा है कि ASP प्रोवाइड्स एन इजी टू यूज़ अल्टरनेटिव टू कॉमन गेटवे इंटरफेस। मीन्स कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है जो कि सामने हम लोगों को जो दिखाया जाता है उसको इंटरफेस कहा जाता है। तो वहाँ पे CGI नाम का एक इंटरफेस होता है जिसमें जिसके जगह पे ASP को भी इस्तेमाल किया जाता है, ये अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है। एंड इंटरनेट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस मीन्स यहाँ पे CGI जो है वो एक तरीके का इंटरफेस है, और ISAPI जो है, इन दोनों के जगह पे हम लोग ASP को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यही बात बताया जा रहा है, और ये एक तरीके का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको एम्बेड करके और उसके स्क्रिप्ट्स को इस्तेमाल करके और HTML के पेजेस के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, सर्वर कंपोनेंट्स इनटू HTML पेज, मीन्स HTML पेज में भी इसको जोड़ के और जितने भी सारे पेजेस हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। ASP नाउ सेंसेस व्हेन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट आर ब्लॉक्ड, और ये क्या करता है कि जब भी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाता है तो ये क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को फिर से ऑन करके और जितने भी सारे ट्रांसमिशंस वाले फाइल्स होते हैं उन सबको एक जगह दूसरी जगह प्रोवाइड करने में ऑटोमेटिकली प्रोवाइड मोर थ्रेड टू साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट एडिशनल रिक्वेस्ट। और ये क्या करता है कि जितने भी सारे रिक्वेस्ट हैं अगर उसमें कोई खराबी आ गई है तो उन सारे खराबी को रिक्वेस्ट को वो फिर से एग्जीक्यूट करके रन करवा के और उसको आगे प्रोसेस करवाता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। ASP ऑल्सो इंक्लूड्स ए न्यू स्क्रिप्टिंग इनकोडिंग यूटिलिटी यूजिंग VB स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट जावा स्क्रिप्ट 5। ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के साथ इंक्लूड करके इसको लिखा जाता है। तो ये सारा फीचर जो है ये ASP का फीचर है, इसको आप सभी को याद करना होगा, मीन्स दिमाग में रखना होगा कि ASP का क्या फीचर होता है। तो इसी के साथ हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हम लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया समझ में आ गया होगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।